नमस्कार स्टूडेंट्स। अपने पढ़ रहे हैं जूलॉजी के अंदर बीएससी पार्ट थर्ड ईयर और बीएससी बीएड सेकंड ईयर का टॉपिक चल रहा है अपना या बुक चल रही है एंडोक्राइनोलॉजी, यानी बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के अंदर ये बुक है एंडोक्राइनोलॉजी और बीएससी बीएड सेकंड ईयर के अंदर टॉपिक है एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर मैंने बताया था कि हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा हल्का सा टॉपिक को रिवाइज कर रहा हूँ। हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हार्मोन्स क्या है, मैंने बताया था कि हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ हैं जो कि किसी भी लक्ष्य अंग को प्रेरित या उत्तेजित या सक्रिय या उसके अंदर उपाप से परिवर्तन करते हैं। अब देखिएगा, जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स का निर्माण तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स करती है और एंडोक्राइन ग्लैंड उनको बनाने के बाद में मैंने बताया था आपको रक्त में छोड़ती है और रक्त उनको लक्ष्य अंग तक लेकर जाता है और लक्ष्य अंग जो होते हैं हार्मोन्स के वो दूर स्थित होते हैं और हार्मोन्स कम मात्रा में बनते हैं, मिश्रणशील होते हैं और हार्मोन्स उपापचय क्रिया में परिवर्तन कर देते हैं। अब देखिएगा, ये तो थी बेसिक बात जो एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसके अलावा आपको ये बताया था कि हार्मोन्स जो होते हैं उनकी जो केमिकल नेचर है उसकी बात अपने कल की थी कि हार्मोन्स की क्या रासायनिक प्रकृति होती है। तो हार्मोन्स जो हैं वो आपको बताया था कि ये एमिनो अम्लों के बने हो सकते हैं। एमिनो अम्ल जो नाइट्रोजनी एलिमेंट्स होते हैं उनके बने हो सकते हैं। उसके अलावा आपको बताया था कि ये एमाइंस या कैटाकैलामिन्स हो सकते हैं। हार्मोन्स एमाइंस या कैटाकैलामिन्स क्या ये बताया था, ये ट्रिप्टोफैन या टायरोसिन एमिनो अम्ल के बने हो सकते हैं। स्टीरॉइड्स हो सकते हैं। स्टीरॉइड्स हार्मोन क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था कि वे हार्मोन्स जो कि कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं और वसा में विलयशील होते हैं और ये उत्तेजक के रूप में काम में आते हैं। जो जितने भी लिंग हार्मोन्स हैं और हमारे जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन हैं वो स्टीरॉइड्स होते हैं। उसके आपको बताया था कि ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। जैसे आपको बताया था TSH, FSH और LH। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं, इसलिए इनको ग्लाइकोप्रोटीन्स हार्मोन कहा जाता है। कुछ हार्मोन्स प्रोटीन्स के बने होते हैं। प्रोटीन यानी इनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो ये कल अपने देखा था कि इस प्रकार से जो हार्मोन्स हैं वो अलग अलग संरचनाओं के बने होते हैं या अलग अलग संरचनाओं के बने हुए रसायन होते हैं जिनका टारगेट ऑर्गन सबका अलग अलग होता है परंतु फिक्स होता है और वहाँ जाकर के उपापचय क्रिया में परिवर्तन करते हैं या उस अंग की कोशिकाओं में परिवर्तन करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब अपने बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ हार्मोन्स। थोड़ा सा अपने ये टॉपिक देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ हार्मोन्स यानी हार्मोन्स के कार्य क्या है। फंक्शन ऑफ हार्मोन्स, फंक्शन ऑफ हार्मोन की बात करें कि हार्मोन क्या क्या कार्य करते हैं। तो हार्मोन्स के यदि हम कार्य की बात करें तो हमने बात की थी कि हार्मोन का अर्थ ही क्या है, उत्तेजित करना। हार्मोन का अर्थ क्या है, उत्तेजित करना। अब उत्तेजित करने का मतलब क्या है कि ये लक्ष्य अंग के अंदर परिवर्तन या लक्ष्य अंग में उपापचय क्रियाओं में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे उस कोशिका में यूँ कह सकते हैं कि नए एंजाइम्स का निर्माण होता है। नए एंजाइम्स नई जो जैव रासायनिक क्रिया उनको प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार हार्मोन्स पूरे लक्ष्य अंग में परिवर्तन कर सकता है। अब कार्य की बात करें तो कार्य के अंदर यदि हम देखें तो सबसे पहले ये संरचनात्मक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। मॉर्फोजेनेटिक एक्टिविटीज के लिए मॉर्फोजेनेटिक एक्टिविटी यानी संरचनात्मक क्रियाएं। करते हैं संरचनात्मक क्रियाओं का मतलब क्या हुआ कि जो हार्मोन्स होते हैं शरीर के अंदर यूँ कह सकते हैं कि उत्तक निर्माण को प्रेरित करते हैं, वृद्धि को नियंत्रित करते हैं और
ऊतक निर्माण और वृद्धि अगर होती है तो हम देखते हैं कि शरीर, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसका आकार छोटा होता है और कुछ समय बाद देखते हैं कि धीरे 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 उसका आकार बढ़ता जाता है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमारे शरीर के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि जिसको हम कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के द्वारा ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है, स्रावित होता है या बनता है। ये ग्रोथ हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनने के बाद, ये हम कह सकते हैं कि वैसे अगर पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनता है तो अगर पीयूष ग्रंथि के बाद द्वारा बनने के पश्चात में ये हार्मोन्स जो है शरीर की अस्थि कोशिकाओं और जो शरीर की उपकला ऊतक हैं उनके पास आकर के उनमें कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, जिससे शरीर की वृद्धि मतलब आकार आकृति में परिवर्तन होता है और परिवर्तन होते होते आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो उसके अलावा इसके अंदर हम बात करते हैं संरचनात्मक क्रियाओं में थायराइड ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड की हम बात करें तो ये भी संरचनात्मक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब शरीर की वृद्धि विकास होता है तो उस दौरान हमें ऊर्जा चाहिए, और अगर ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए थायराइड ग्लैंड का थायरोक्सिन हार्मोन जिम्मेदार होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। अब थायरोक्सिन हार्मोन की यदि हम बात करें तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, शरीर में जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं या उपापचय क्रियाएं उनको जारी रखता है, उनको बनाए रखता है, तो जिसके दौरान एनर्जी बनती है। एनर्जी अगर बनती है तो हमारा जो शरीर की वृद्धि और विकास है वो चलता रहता है। उसके अलावा यदि हम बात करें हमारे गोनाड्स की, गोनाड्स में अपने आप में ग्लैंड है, मैं पहले भी जिक्र कर सकता हूँ। इनर के अंदर टेस्टिस, मेल का टेस्टिस और फीमेल का ओवरी, ये दोनों ही गोनाड्स जो हैं वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं। ये ऑर्गन तो ही है परंतु इनमें एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करने की क्षमता मिलती है। टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और ओवरी के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होते हैं। अब देखिएगा टेस्टिस का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और ओवरी का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जननांगों के वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार है। तो वृद्धि और विकास अगर होता है तो जननांगों का आकार बढ़ता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है। अब ये सब क्रियाएं होती हैं तो ये सब संरचनात्मक क्रियाएं हैं, शरीर की संरचना में परिवर्तन हो रहा है और उनके लिए जननांगों की संरचनात्मक क्रिया संरचना में परिवर्तन के लिए इन दोनों का होना आवश्यक है। इन दोनों का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और इसका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होना आवश्यक है। अच्छा, हार्मोन्स ये बनेंगे तो जननांगों के विकास के साथ साथ जनन क्रियाएं भी प्रारंभ होती है, जैसे नर के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और मादा के अंदर oocytosis की क्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हार्मोन जो है वो शरीर के अंगों की, पूरे शरीर की संरचनात्मक विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, चाहे पीयूष ग्रंथि का ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे थायराइड ग्लैंड का थायरोक्सिन हार्मोन हो, चाहे गोनाड्स के टेस्टिस और ओवरी के टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हार्मोन जो संरचनात्मक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरा है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए या उपापचय क्रियाओं के लिए। अब देखिएगा इसके लिए हम एग्जांपल की बात करें तो इसका भी बहुत बढ़िया एग्जांपल अपने पास है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की यदि हम बात करें तो थायराइड जो ग्लैंड होती है, ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, जैसे T3 T4 कहते हैं या शॉर्ट में अपने ये कह सकते हैं थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन हार्मोन जब बनता है, बनने के बाद में ये प्रत्येक कोशिका के पास जाकर के उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस को बनाए रखता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब ऊर्जा निर्माण होना। तो ऊर्जा निर्माण जब होती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, जैव रासायनिक क्रियाएं चलती रहती है। तो उन सब क्रियाओं को चलाने के लिए हमारा थायरोक्सिन हार्मोन का होना आवश्यक है। उसके अलावा यदि और बात करें इसमें इंसुलिन हार्मोन, पैंक्रियास ग्लैंड है। पैंक्रियास के बारे में मैंने आपको बताया था, ये मिक्स ग्लैंड होती है, इसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन बनता है। अब इंसुलिन और ग्लूकागोन की यदि बात करें तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने के लिए हमें इंसुलिन चाहिए और
ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने के लिए हमें ग्लूकागोन हार्मोन चाहिए, ग्लूकागोन। देखिएगा ग्लूकोज को इंसुलिन ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है और ग्लाइकोजन को ग्लूकागोन हार्मोन जो है ग्लूकोज में तोड़ देता है। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है जबकि ग्लाइकोजन जो है वो एक पॉलीसैकेराइड होता है। तो ग्लूकोज जो होता है ये हमारे शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है शरीर में तो उसको इंसुलिन ग्लाइकोजन में पॉलीसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। अब होता क्या है कि ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये उपापचय क्रिया का ये हिस्सा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन का ये हिस्सा है। तो जो आवश्यकता से ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में चेंज हो गया इंसुलिन की उपस्थिति में, और जब शरीर में ग्लूकोज की जब कमी होती है तो जो ग्लाइकोजन संचित भोजन पदार्थ होता है हमारा, वो संचित भोजन पदार्थ को ग्लूकागोन हार्मोन वापस ग्लूकोज में तोड़ देता है। अब देखिए ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में चेंज होना, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में चेंज होना भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। और ग्लूकोज हमें क्यों चाहिए? क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन जो होता है वो ग्लूकोज से होता है। इसलिए हमने बात ये की थी उपापचय का मतलब ऊर्जा निर्माण, तो एटीपी निर्माण के लिए अब देखिएगा इंसुलिन और ग्लूकागोन का होना आवश्यक है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि ये हार्मोन्स के बिना संपन्न नहीं होती है। थायरॉक्सिन हो चाहे इंसुलिन हो चाहे ग्लूकागोन हो, इन हार्मोन्स के लिए हार्मोन्स जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन को बनाए रखती हैं, उपापचय क्रिया को बनाए रखते हैं, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण होता रहता है। अब तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है कार्य, इसकी यदि बात करें वो है डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए। तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए बात करें उसके लिए भी थायरॉइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन। तो तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए भी थायराइड ग्लैंड का जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो जिम्मेदार होता है। अब देखिएगा तंत्रिका तंत्र शरीर का एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो शरीर के अंदर पूरी बॉडी का समन्वय बनाए रखता है। तो इसके अंदर आवेग का संचरण आवेश के रूप में होता है, और आवेश के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए वो हमें थायराइड ग्लैंड के थायरोक्सिन हार्मोन के मेटाबॉलिक रिएक्शन से मिलती है, तो जिसके द्वारा तंत्रिका तंत्र है वो अपना कार्य अच्छी प्रकार से भली भांति प्रकार से करता रहता है। नेक्स्ट कार्य है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। अब समन्वय की बात करें तो समन्वय के लिए हमने बात स्टार्टिंग में की थी कि जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो पूरी बॉडी का समन्वय बनाए रखता है। समन्वय का मतलब है कि एक तरीके से एक संबंध को बनाए रखना, और समन्वय जो है वो जरूरी है क्योंकि समन्वय अगर नहीं होगा तो कोई भी अंग शरीर का अच्छे तरीके से या भली भांति प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है। समन्वय की यदि हम बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि की बात करें तो समन्वय का कार्य करती है। ये हमने एक एग्जांपल से देखा भी था कि जैसे यदि बात करें हाइपोथैलेमस, अगर एक समन्वय की बात करें तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब देखिएगा होता क्या है
कि हाइपोथैलेमस अपने आप में एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, या यूँ कहते हैं हाइपोथैलेमस जो एक ग्लैंड भी है, ये ब्रेन के अंदर पाया जाता है या ब्रेन का हिस्सा है हाइपोथैलेमस, तंत्रिकीय हिस्सा। इसके द्वारा क्या होता है, रिलीजिंग फैक्टर क्रिएट होता है। वो रिलीजिंग फैक्टर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास रक्त की सहायता से आता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, इस रिलीजिंग फैक्टर के प्रभाव से हार्मोन्स का सीक्रेट करती है, और ये हार्मोन्स जो होते हैं वो टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं और टारगेट ऑर्गन अपना फंक्शन करता है। अब यदि हम कोऑर्डिनेशन या समन्वय की बात करें तो अब देखिएगा हाइपोथैलेमस और इस टारगेट ऑर्गन के बीच में जो समन्वय बनाए रखने का काम है वो पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा गया है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा गया है। अब देखिए यदि टारगेट ऑर्गन और हाइपोथैलेमस को अगर अपना समन्वय बनाए रखना है, यानी एक जो हाइपोथैलेमस को इस टारगेट ऑर्गन को यदि कंट्रोल करना है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड की सहायता से करती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किस रूप में कर रही है, अपने हार्मोन सीक्रेट करके। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की यदि हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दो भागों में बंटी होती है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा भी 4-5 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, उसके अलावा प्रोलैक्टिन है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसके अलावा LH है, FSH है, TSH है, ACTH है, यानी ग्रोथ हार्मोन, ACTH, TSH है, उसके अलावा LH, FSH, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके अलावा प्रोलैक्टिन, ये सारे हार्मोन्स एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होते हैं, और ये सारे हार्मोन्स अपने अपने ऑर्गन में जाकर के लक्ष्य प्रभावित करते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन शरीर की पेशी कोशिकाओं और कला कोशिकाओं को प्रेरित करते हैं, ACTH हार्मोन जो है एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग को प्रेरित करता है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड को प्रेरित करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, और FSH दोनों की बात करता हूँ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों ही हार्मोन्स नर के वृषण और मादा के अंडाशय को प्रेरित करते हैं। कैसे करते हैं इनको पूरा डिटेल में अपने आगे देखेंगे। MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पिगमेंट्स कलर पिगमेंट्स के लिए जिम्मेदार होते हैं स्किन के अंदर। प्रोलैक्टिन जो कि हमारे जैसे पक्षियों के अंदर घोंसला निर्माण करने के लिए, स्तन ग्रंथि में दूध निर्माण करने के लिए ये हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। अब देखिएगा ये सारे हार्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा सिंथेसिस होते हैं या बनते हैं, और इनका कंट्रोल कौन करता है, बनने का हाइपोथैलेमस करती है रिलीजिंग फैक्टर के द्वारा। अब देखिएगा न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा केवल 2 हार्मोन बनते हैं, एक तो ADH एंटी डायबिटिक हार्मोन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन्स न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा बनते हैं, और देखिए इन दोनों हार्मोन्स का निर्माण केवल हाइपोथैलेमस करती है। इन हार्मोन्स का निर्माण एडिनो हाइपोफाइसिस करती है, इन हार्मोन्स का निर्माण हाइपोथैलेमस करती है, परंतु इनको इकट्ठा इनको कलेक्ट या इनको संग्रह करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, उनको ये रक्त में भी छोड़ती है। जबकि इन सभी हार्मोन्स का निर्माण भी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, इनको रक्त में छोड़ने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। तो अब देखिएगा ये ADH जो है एंटी डायबिटिक हार्मोन, ये नेफ्रॉन्स में जल अवशोषण को बढ़ाता है, या कहते हैं एंटी डायबिटिक जो हार्मोन्स होता है ये हार्मोन बनता है तो जिसके द्वारा जल का पुनः अवशोषण बढ़ जाता है, जिससे मूत्र सांद्र हो जाता है, ठीक है। और यदि ये हार्मोन कम बनता है तो जिससे मूत्र तनु हो जाता है और शरीर में जल की कमी हो जाती है। ऑक्सीटोसिन आपको बताया है जो कि बच्चे के जन्म के लिए आवश्यक होता है, प्रसव पीड़ा के लिए आवश्यक होता है, और साथ में दुग्ध ग्रंथियाँ या स्तन ग्रंथियाँ होती हैं उनको दुग्ध स्त्रवण के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है। अब देखिएगा सभी जो हार्मोन्स हैं जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं, इन सब का कंट्रोल कह सकते हैं, या इन सबको बनाना या इनका बनने का कंट्रोल या इनको स्रावित करने का कंट्रोल हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। और ये सभी हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा या तो बनते हैं या इकट्ठे किए जाते हैं, करने के बाद ब्लड में छोड़ जाते हैं, प्रत्येक का अलग अलग अभी हमने देखा है टारगेट ऑर्गन होता है, इसका सभी शरीर की कोशिका ACTH का एड्रिनल ग्रंथि, TSH का थायराइड ग्रंथि, LH का नर के टेस्टिस और मादा के ओवरी, MSH का स्किन होती है, प्रोलैक्टिन स्तन ग्रंथियां होती है, ADH का नेफ्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन जो है ये शरीर के अंदर प्रसव पीड़ा और स्तन ग्रंथियां इसका लक्षण है। अब हम देखते हैं कि यदि ये पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होगी तो ये हार्मोन्स
जो है लक्ष्य नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे नहीं पहुंच पाएंगे तो वो टारगेट ऑर्गन इतना सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस और टारगेट ऑर्गन के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम या समन्वय का काम करती है। तो चौथा हमने कार्य देख लिया। पांचवा कार्य है समस्थापन। पांचवा कार्य कौन सा है? होमियोस्टेसिस या समस्थापन। समस्थापन। अब होमियोस्टेसिस की अगर हम बात करें तो होमियोस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि शरीर के अंदर जो एक हमारा आंतरिक वातावरण होता है, आंतरिक वातावरण का मतलब ये होता है कि जैसे शरीर हमेशा, शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं ये कहते हैं कि इनके अंदर जो आयंस हैं, लवण हैं, जल हैं या और भी रसायन है उस निश्चित मात्रा में चाहिए अपने को, प्रत्येक कोशिका को। जैसे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कोशिका संपराशय स्थिति में रहना चाहती है। संपराशय स्थिति में अगर वो रहती है तो उसके अंदर मौजूद जल और जो लवण है वो हमेशा निश्चित मात्रा में, संतुलित मात्रा में रहना चाहिए, तो उनको बनाए रखना जरूरी होती है और वो घटना समस्थापन कहलाती है। अब समस्थापन की बात करें तो बॉडी का जो समस्थापन है वो समस्थापन भी हमारे हार्मोन्स के द्वारा कुछ हद तक नियंत्रित किया जाता है या कुछ हद तक समस्थापन को बनाए रखने में हार्मोन्स का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे यदि हम छोटा सा उदाहरण यदि हम देखें, जैसे इंसुलिन है, इसका एग्जाम्पल हम बात करें इंसुलिन, अभी हम पढ़ के जाएंगे। इंसुलिन जो है वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखता है। अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का एक निश्चित लेवल बना रहे, इसके लिए इंसुलिन का होना आवश्यक है। अब यदि ग्लूकोज लेवल यदि बना रहता है तो सामान्य मात्रा में या संतुलित मात्रा में बना रहता है तो उससे क्या होगा कि हमें जो ऊर्जा मिलती रहेगी या शरीर में ऊर्जा बनती रहेगी। अब यदि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो होगा क्या, आपकी व्यक्ति को डायबिटीज मेलाइटिस यानी ग्लूकोज जो है वो रक्त में बढ़ जाता है, बढ़ने से किडनी से होते हुए यूरिन के साथ भी बाहर आने लगता है और लेवल बढ़ता है तो जिससे किडनी के फंक्शनिंग पर भी प्रभाव पड़ता है और उस रोग को डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। यदि लेवल कम हो जाता है तो जिससे शरीर के अंदर थकावट आना, शरीर के अंदर सही तरीके से काम नहीं करना और शरीर कई बार यदि ब्रेन की नर्व सेल में यदि ग्लूकोज की कमी हो जाए तो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है, तो इसे ब्रेन स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलिन जो है उसका ब्लड के अंदर एक निश्चित बना रहना चाहिए, उसको बनाए रखने के लिए इंसुलिन का बहुत बड़ा योगदान है। और इंसुलिन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया था पैंक्रियाज की बीटा सेल्स के द्वारा होता है। तो इंसुलिन अगर बना रहेगा तो ब्लड का लेवल, ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो सामान्य बना रहेगा, तो ये समस्थापन हो गया। उसके अलावा और भी मैंने एक बात बताई थी आपको कि न्यूरोहाइपोफाइसिस जो पल्स प्यूस ग्रंथि कहलाती है, पल्स प्यूस ग्रंथि, ये पल्स प्यूस ग्रंथि जो होती है ये एडीएच हार्मोन का स्राव करती है। एडीएच का पूरा नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब देखिएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, जैसे अपने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हम बनाए तो नेफ्रॉन के अंदर इस तरह से ये बोमन कैप्सूल होता है, ये प्रोक्सिमल कोलैटरल ट्यूबुल्स होती है, ये लूप ऑफ हैंडले है, ये डीसीटी है डिस्टल कोलैटरल ट्यूबुल्स, ये कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये हमें पढ़ा हुआ है। अब देखिएगा होता क्या है कि जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है ये पल्स प्यूस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है और ये क्या करता है लूप ऑफ हैंडले और जो डीसीटी होती है वहाँ जल में अवशोषण को बढ़ा देता है, मैं अवशोषण को बढ़ा देता है। अब जल का अगर अवशोषण होने लग जाएगा बहुत ज़्यादा या संतुलित मात्रा में नहीं होगा तो
क्या होगा कि जो हमारे जो लूप ऑफ हैंडले या हैंडले लूप जो है और जो दूरस्थ कुलिका ये जल का उत्पन्न अवशोषण करेगी, करने के बाद में यहाँ पर हमारे ब्लड में छोड़ देती है। अब ब्लड में जब छोड़ दिया जाता है तो जो जल, क्योंकि नेफ्रॉन क्या करता है कि नेफ्रॉन के द्वारा आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर रक्त को लाया जाता है और रक्त को छाना जाता है। ये आपने साइकिल में पढ़ा भी है फिजियोलॉजी के अंदर, फिजियोलॉजी ऑफ हीलिंग की, तो उसके अंदर क्या है कि जब रक्त यहाँ आता है तो अधिकतम रक्त का जो जल है वो उपयोगी पदार्थ सन जाते हैं मोहन संकुच में होते हुए पीसीटी से होते हुए हैंडले के रूप में होते हुए डीसीटी में आते हैं। अब होता क्या है, यदि उन सभी पदार्थ को यदि हम मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दें, यूरिन के रूप में यदि बाहर निकाल दें तो शरीर के अंदर प्रत्येक सेल्स के अंदर खासकर अपने वाटर की और जो लवण है साल्ट है उनकी कमी हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो हमारी जो सेल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, हमारी जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग होता है जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, इसके द्वारा एडीएच हार्मोन एंटी डायबिटिक हार्मोन स्रावित होता है। एंटी डायबिटिक हार्मोन क्या करता है कि जो यहाँ पर फिल्ट्रेट छन के आया है, फिल्ट्रेट यानी निशन जो छन के आया है उसमें से जल का पुनः अवशोषण बढ़ा देता है। तो बढ़ाने से क्या होता है, जो जल यहाँ छन के आया था उसको पुनः अवशोषित करके वापस ब्लड में छोड़ दिया जाता है और ब्लड में छोड़ने से जो कमी हुई थी वो वापस उन्हें पूरी हो जाती है। तो इस घटना को हम होम्योस्टेसिस या संस्थापन कहते हैं। उसके अलावा लास्ट यदि हम इसका कार्य देखें हार्मोन्स का, वो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट, यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। अब इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बात आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिएगा कि मेल के अंदर टेस्टिस होता है और टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर ओवरी होती है, ओवरी के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनते हैं। अब मेल की जो टेस्टिस है वहाँ टेस्टोस्टेरोन बनता है लीडिंग सेल्स के द्वारा या अंतरालिकोस्कम के द्वारा। ये टेस्टोस्टेरोन द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जैसे नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब हो गया कि आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर की जो कदकाठी है वो बहुत मजबूत होती है महिलाओं की तुलना में, मांसपेशियों का मजबूत होना, हड्डियों का मजबूत होना, और उसके अलावा वर्षण और पेनिस इनका डेवलपमेंट होना, शुक्राणु निर्माण, ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में आते हैं। जबकि फीमेल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करते हैं। और ये दोनों हार्मोन जो होते हैं ये पुटक के द्वारा और कार्पस लुटियम के द्वारा बनते हैं। फॉलिकल्स और कार्पस लुटियम जो कि फीमेल के ओवरी के अंदर पाए जाते हैं उनके द्वारा बनते हैं। अब देखिएगा ये दोनों हार्मोन्स जो मादाओं के अंदर, जैसे आवाज़ का पतला होना, दाढ़ी मूंछ का नहीं आना, स्तन ग्रंथियों का विकास, हिप्स पे वसा का जमाव, उसके अलावा जो WBC है, आरबीसी की संख्या मेल की तुलना में फीमेल में ज़्यादा होती है, उन सब के विकास के लिए कौन जिम्मेदार होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जिनके विकास के लिए हार्मोन्स का होना आवश्यक है।